नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की, जिसका कहर एक बार फिर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 6,38,150 नए मुतासरीन मिले। इस दौरान 12,234 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 12 करोड़ 94 लाख लोग इस कोरोना वबा की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 44 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28 लाख 27 हजार मरीजों की मौत हो गई है। 2 करोड़ 22 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 96,422 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 81,398 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 50,384 मरीज ठीक हुए और 468 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में एक ही दिन में 30,543 की बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कोविड-19 पर जुमे के रोज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में सभी रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरीज और पुलिस डीजी भी शामिल हुए। इस बीच खास तौर पर उन 11 रियासतों पर फोकस किया गया जहां कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इन रियासतों में कोरोना से अमवात के आंकड़े भी तशवीशनाक हैं। इन 11 रियासतों में ही कोविड-19 के 90% केसेस और 90.5% अमवात हुई है। ये 11 रियासतें पिछले साल आए पीक के आंकड़ों को या तो पीछे छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटों में वहां 43,183 नए मुतासरीन मिले। ये किसी भी रियासत में एक दिन में आया इन्फेक्शन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालात को देखते हुए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज शाम 5 बजे वर्षा बंगले पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे नगर निगम पुणे म्यूनिसिपैलिटी के अहदेदारों के साथ इजलास किया। सीएम उद्धव ने रात 8:30 बजे लोगों को मुखातिब किया। उद्धव ने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि जो हालात चल रहे हैं उसका हल निकालने के लिए आया हूं। कोरोना की वजह से दुनिया भर में माशी परेशानियों में, माशी हालात में उतार चढ़ाव आया है। ये वायरस आप लोगों के जो पेशेंस है उसका इम्तिहान लेने आया है। हमें एकजुट होकर कोरोना से लड़ना है। तेलंगाना में कोविड-19 के रोजाना के मामलात 1,000 के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि रियासत के कई हिस्सों में तेजी के साथ मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 4 महीने के दौरान पहली मरतबा रियासत में कोविड-19 के 965 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इन मामलात की तादाद बढ़कर 3,09,741 हो गई है। जीएचएमसी शदीद तौर पर मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इसमें 254 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद की सरहद वाले मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी अजला में बिलतरतीब 110 और 97 मामला दर्ज किए गए हैं। इस वायरस से मजीद 5 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद मरने वालों की जुमला तादाद बढ़कर 1706 हो गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाने पर गौर करने का असेंबली में तयखुन दिया था। शायद वो अपना वादा भूल गए होंगे, लेकिन अवाम अब भी उनके वादे के वफा होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर अरकान की जानिब से कानून साज असेंबली में इस सिलसिले में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो खुद कोरोना को आरोग्यश्री के तहत लाने के मसले पर आला सतही इजलास तलब करके उसका जायजा लेंगे, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई पहल नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर ने यह बात गुज़िश्ता साल सितंबर में ऐवान में कही थी। करीब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया। पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम केसीआर ने क्या कहा था। బెటర్ ఉన్నాం, రికవరీ రేట్లో చాలా బాగున్నాం. కాబట్టి మనం ఏదో గందరగోళ పడిపోయే పరిచయం అయిపోయేంత పరిస్థితి లేదు. ఈ వీళ్ళ మాటలు వాళ్ళ మాటలు పట్టుకొని మీరు ఎవ్వరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. కేసీఆర్ బతికే ఉన్నాడు, ఏం కాదు, కానియడు. కాబట్టి అనవసరంగా రాజకీయాల కోసం చెప్పిన మాటలలో పడి ప్రజలు ఆగం కావద్దని ముఖ్యమంత్రిగా, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. రాజకీయాల కోసం వాళ్ళు మాట్లాడచ్చు కాక, కానీ ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారో అందరికి తెలుసు. మందులు ఏం అందుబాటులో ఉన్నా కూడా ప్రజలకు తెలుసు.
ఇంకా ఎవరికి ఏ రకమైన ఆపద ఉన్నా మంచి ఉన్నా తప్పకుండా వాళ్ళని ఆదుకుంటాం, డబ్బులు ప్రభుత్వ పరంగా ఖర్చు పెడతాం, ఆ రకంగా ముందుకోతాం. అధ్యక్ష, భారతీయ జనతా పార్టీ అసెంబ్లీలో చెప్పినాం, ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ముఖం మీద చెప్పిన అధ్యక్షుని సాటుకు చెప్పలేదు. వాళ్ళకి తెలుస్తుందా తెలియదా మరి వాళ్ళ విజ్ఞాతం. ఆయుష్మాన్ భారత్ అది ఎందుకు పనికిరాదు అధ్యక్ష? మన ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఎందుకు పనికిరాదు? నష్టం వస్తుంది దాంతో. మనం ఇచ్చే కవరేజ్ దానిలో ఏ మూల కూడా రాదు. ఇదే టేబుల్ కాడ నిలబడి చెప్పిన అధ్యక్ష, నేను ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కూడా మేము తెచ్చింది కాదు అధ్యక్ష. ఆరోగ్యశ్రీ నేను ఇయ్యలే, నేను తీసుకురాలే స్కీమ్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెచ్చారు. आपने सुना कि सीएम साहब ने बाज़ाब्ता आरोग्यश्री स्कीम की तारीफ की थी और कहा था कि मरकज की जो हेल्थ स्कीम है वो रियासत की स्कीम के मुकाबले में बहुत फीकी है और कोरोना के इलाज को बाज़ाब्ता आरोग्यश्री में शामिल किया जाएगा। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से लोग परेशान हैं, दूसरी लहर शदीद है और इलाज के लिए काफ़ी रकम दरकार है। इस मुहलिक वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों की बड़ी तादाद हॉस्पिटल से रुजू हो रही है। बाज़ हॉस्पिटल्स में कोरोना के वार्ड्स भर चुके हैं, 60% मरीज खानगी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। इन हालात का फायदा उठाते हुए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स अपने पुराने तरीके पर वापस हो चुके हैं। इलाज के नाम पर लाखों रुपए फीस डिपॉजिट अदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, बसूरत दीगर मरीजों को हॉस्पिटल में शरीक करने से इनकार किया जा रहा है। हालांकि रियासत में पहली मरतबा जब कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ था उस वक्त हुकूमत ने खानगी दवाखानों के लिए इलाज के खर्च के लिए फीस का पैमाना मुकर्रर किया था। सरकार के अहकामात पर अमल न करने पर बाज़ हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन अब ऐसी कार्रवाइयां नजर नहीं आती। ना ही हुकूमत को इंतजाम कर रही है और ना ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को मनमानी फीस वसूल करने से रोका जा रहा है। हॉस्पिटल्स में वसूल की जाने वाली फीस पर नजर डाली जाए तो पता चलेगा कि कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों को खानगी हॉस्पिटल्स में आम आइसोलेशन वार्ड में रखने के लिए रोजाना 5 ता 10 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की फीस यौमिया 10 ता 20 हज़ार रुपये है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर छोटे हॉस्पिटल्स में यौमिया 20 ता 25 हज़ार रुपये और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में 35 ता 50 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अब अगर मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत हो तो उसके लिए रोजाना का बिल लाखों रुपए तक पहुंच रहा है। एक दिन का चार्ज कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख वसूल किया जा रहा है। खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में बिल्स की वसूली का मामला असेंबली में जेर बहस आया था, जिसके बाद 3 ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी या नहीं, इस सिलसिले में भी हुकूमत की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। सरकारी दवाखानों में इलाज के हुकूमत के बुलंदबांग दावों के दरमियान अगर महकमे सेहत की जानिब से कल जारी किए जाने वाले आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होगा कि रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वाले 3,345 हॉस्पिटल्स में 3,345 हॉस्पिटल्स हैं या बेड्स हैं, उनमें से 2,420 खानगी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है, जबकि 925 मरीज ही सरकारी दवाखानों में इलाज करवा रहे हैं। अगर सरकारी दवाखानों में तमाम इंतजामात हैं तो फिर सरकार के मुकाबले खानगी दवाखानों से रुजू होने वालों की तादाद ज़्यादा क्यों है? क्या लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स में मुनासिब इंतजामात का फुकदान उन्हें खानगी या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से रुजू होने पर मजबूर कर रहा है? मालूम हुआ है कि इस वक्त हॉस्पिटल्स में जेर इलाज 3,345 अफराद में से 905 की हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर है। उनमें से सिर्फ 238 ही सरकारी दवाखानों में है, बकिया अपनी अपनी माली सकत के एतबार से खानगी हॉस्पिटल्स या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सिटी स्कैनिंग की रिपोर्ट इंतहाई ज़रूरी है। कोविड नोडल दवाखानों में मौजूद टीमों के पास सिटी स्कैन के आलात नहीं है। सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की मुनासिब सहूलत नहीं है। रियासत के ज़िले वरंगल में वाक़े MGM हॉस्पिटल में 15 दिन कबल वेंटिलेटर की सहूलत ना होने की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई थी। इससे सरकारी दवाखानों में सहूलतों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शहर के बैरामलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले रविंदर गौड़ ने बताया कि उनके वालिद की सांस फूल रही थी, सांस लेने में शदीद तकलीफ पर वो उन्हें खानगी दवाखाने ले गए। RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई और डॉक्टर्स की हिदायत पर सिटी स्कैन करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि वो कोरोना से मुतासिर है। इसके बाद वो अपने वालिद को लेकर किंग कोठी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर
जहां उन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। जिसके बाद वो टिम्स पहुंचे तो कहा गया कि पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर ही मरीज को हॉस्पिटल में शरीक करवाया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वनस्थलीपुरम के खानगी हॉस्पिटल से वो रुजू हुए, जहां 2 दिन का बिल 70,000 रुपये आया। जहां एक तरफ आम आदमी कोरोना की वजह से मईशत की मार झेल रहा है, वहीं इलाज का भारी खर्च बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं है। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का कहना है कि कोरोना की वबा ने जंग जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जंग में रियासत की आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए तो ये जंग कैसे जीती जा सकती है। ऐसे में आवाम का कहना है कि अगर कोरोना को आरोग्यश्री के तहत लाया जाता है तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा की कोरोना रिपोर्ट जुमे के रोज पॉजिटिव आई। इसके बाद सिक्योरिटी के हिसाब से प्रियंका ने अपना आसाम का दौरा रद्द कर खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में कोरोना इन्फेक्शन के राब्ते में आने के चलते मुझे अपना आसाम दौरा रद्द करना पड़ा है। मेरी कल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मगर डॉक्टरों की सलाह पर मैं अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहूंगी। प्रियंका की आज आसाम में 3 रैलियां थी। पहली रैली गोलपारा ईस्ट, दूसरी गोलकगंज और तीसरी सारूख खेतरी में होने वाली थी। सभी को फिलहाल रद्द कर दिया गया। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there, and I wish all the candidates that I was supposed to campaign for the very, very best in the election. I hope all of you do well and the Congress is victorious. Thank you. बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट कोरोना से मुतासिर हो गई हैं और घर में क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी इत्तला दी। आलिया भट्ट ने जुमेरात की देर रात इंस्टाग्राम पर लिखा कि सभी को हेलो, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैंने फौरन खुद को अलग कर लिया और घर में क्वारंटाइन में रहूंगी। उन्होंने कहा कि वो अपने डॉक्टरों के मशवरे पर सभी हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल कर रही हैं। सभी के प्यार और हिमायत के लिए शुक्रिया। बराए मेहरबानी महफूज रहें और अपना ख्याल रखें। कोरोना से मुतासिर साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में दाखिल कराया गया और उन्होंने ये फैसला बेहद एहतियात बरतने की वजह से किया है और उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने घर लौटेंगे। इस बात की इत्तला सचिन ने खुद दी है। उन्होंने जुमे के रोज ट्वीट में कहा कि डॉक्टरों के मशवरे पर मैं अस्पताल में दाखिल हो गया हूं। मैं जल्द ही सेहतयाब होकर अस्पताल से लौटूंगा। आप सभी लोग मेरे लिए दुआ करें, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने इस खबर की तरदीद की है कि सऊदी अरब के इलाकों से उमरा करने आने वालों को कोरोना का टीका लगवाना होगा। वजारत ने कहा कि अभी तक ममलिकत के इलाकों से आने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत हज का कहना है कि अब तक उमरा के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त नहीं लगाई गई है। वजारत हज उमरा ने मजीद कहा कि वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक अंदरून ममलिकत से 18 से 70 बरस तक की उम्र के लोगों को उम्रे की इजाज़त है। ख्याल रहे कि वजारत हज ने इससे कबल एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से कबल हज व उम्रे की खिदमत से मुतालिक तमाम कारकुनों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत दी गई थी। ज़राए का कहना है कि ममलिकत सऊदी अरब हज और उम्रा के मौके पर कोरोना वायरस को लेकर इंतहाई मुस्तैदी का मुजाहरा कर रही है। अब बात असेंबली इंतखाबात की। आसाम के पुथरकंडी में बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल की गाड़ी में ईवीएम मिलने से सियासी हड़कंप मच गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और एमपी राहुल गांधी ने इस मामले में बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी हमला बोला है। इधर इलेक्शन कमीशन ने सफाई देते हुए कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद इलेक्शन जो इंतखाबी ओहदेदार हैं उनको बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में लिफ्ट लेना पड़ा।
कमीशन ने इस मामले में 4 ओहदेदारों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उस मुताल्लिका एक बूथ पर दोबारा इंतखाबात करवाने के अहकाम दिए हैं। मामले को लेकर कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इन पर फैसलाकुन कदम उठाना चाहिए। असम में 1 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग हुई थी। इस दौरान 39 सीटों के लिए 74.64% पोलिंग हुई। पहले फेज में वहां 72.14% वोट पड़े थे। ईवीएम बाबा कैसे गाड़ी नंबर आओ देखो না না আর দেওয়া না প্রশাসনটা ফোন করুন আমার কাছে নাম্বার তো নাই দে 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 ভিডিও গাড়ি লাগাতাম তো एसपीडीसी ने फोन करो। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के जरिए नंदीग्राम में पोलिंग के दरमियान गड़बड़ी की शिकायत के बाद इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इतलात के मुताबिक जिला पुलिस की जानिब से जारी तहकीकात की इब्तिदाई रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उसको वाजे क्या कहा गया है, इसको वाजे नहीं किया गया। ताहम इंतजामिया ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि 80% जाली वोटिंग हुई है। काबिल जिक्र बात यह है कि वोटिंग के दौरान वज़ीर आला 2 घंटे तक एक पोलिंग स्टेशन में बैठी रही और उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमित शाह के कहने पर सेंट्रल फोर्सेस के जवान वोटरों को धमकियां दे रहे हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के रियासती यूनिट ने नंदीग्राम में सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करने पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करने का मुतालबा किया। पार्टी के सीनियर रहनुमा और रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर शिशिर बिजोरिया ने बताया कि नंदीग्राम में इंतखाबात के दौरान ममता एक पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठ गई और 2 घंटे बैठी रही। अलावा अजीम पोलिंग के दिन पूरे हल्के में सेक्शन 144 नाफिज करने के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर खुद सड़कों पर नजर आई और अपने पीछे सैकड़ों के मजमे के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आला का ये एक्ट ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के साथ साथ सेक्शन 144 की भी खिलाफ वर्जी है। तृणमूल कांग्रेस ने पोलिंग के दौरान मरकजी फोर्सेस के किरदार पर उंगली उठाते हुए इलेक्शन कमीशन से तहरीरी शिकायत की है। जिन मरकजी फोर्सेस के खिलाफ बीजेपी के लिए काम करने का इल्जाम है उन्हें पोलिंग की जिम्मेदारियों से अलग किया जाए। इससे कबल ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम के बोयलपुर में मरकजी फोर्सेस और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर उंगली उठाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने दावा किया था कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर सेंट्रल आर्मी के अहलकार बंगाल इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मुतालबा किया कि मरकजी फोर्सेस के जिन अहलकारों पर इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम है उनको आने वाले दिनों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात गैर जानिबदाराना तौर पर करवाए। जुमे की सपहर तृणमूल कांग्रेस के एक वफद ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का दौरा किया। वफद में रियासती पंचायत वजीर सुब्रतो मुखर्जी, तृणमूल रहनुमा यशवंत सिन्हा, रुकने पार्लियामेंट डोला सेन, मेंबर असेंबली नैना उपाध्याय शामिल थे। उन्होंने रियासत में हुक्मरान जमात की जानिब से वोटिंग के दूसरे दौर के बारे में कमिश्नर के पास 300 से ज्यादा शिकायत दर्ज की हैं। इतनी भरपूर प्रयास भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री महोदय ने किया, लेकिन उसके बाद भी जो लोगों के बीच में लहर है उसको कोई रोक नहीं सकता, आप जानते हैं। और देश में कई चुनाव हुए हैं जिसमें कि ये बात साबित हुई है और इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि उस सब के बावजूद इन 60 सीटों में जिसका 2 चरणों में चुनाव हुआ है, तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। 2 मरहलों की पोलिंग होने के बाद अब वेस्ट बंगाल में इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमे के रोज बंगाल के अलीपुरद्वार में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठ बंद होनी चाहिए, इसका असर वहां के नौजवानों की नौकरियों पर पड़ रहा है। अगर यहां की जनता रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनाती है तो हम आदमी तो क्या चिड़िया को भी नहीं घुसने देंगे। जो भी रेफ्यूजी के खवानीन के तहत आएंगे उन्हें शहरियत दी जाएगी। इससे पहले अमित शाह ने सीतलकुची में एक इंतखाबी रैली की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तानाशाही और फेवरेटिज्म के मॉडल पर हुकूमत चला रही हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी
तरक्की, विकास, विश्वास और व्यापार को बढ़ाते हुए हुकूमत चला रहे हैं। ऐसे ही हम बंगाल की तरक्की करेंगे। बताओ भाई, पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है? है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार। यहां पर उत्तर बंगाल की जनता को मैं अपील करने आया हूं कि यहां पर चुनाव में एक भी सीट, मेरी बात ध्यान से सुनिए, माताएं बहनें भी सुने, एक भी सीट दीदी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। सारी सीटें मोदी जी की झोली में डाली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज डीएमके और उसके इत्तेहादी कांग्रेस पर निशाना लगाया और कहा कि दोनों पार्टियां काम ना करने और जो लोग हकीकत में काम करते हैं उनके बारे में झूठ फैलाने के फन में माहिर हैं। मोदी ने रियासत में 6 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से आज एक इंतखाबी इजलास से खिताब किया और कहा कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत मुत्तहिदा प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जिसकी इत्तेहादी पार्टी डीएमके है, उसने जलीकट्टू पर पाबंदी लगाई थी, जबकि तमिलनाडु की ऑल इंडिया एआईएडीएमके की हुकूमत और बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ की कौमी जमहूरी इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुकूमत ने इसे दोबारा शुरू किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डीएमके और कांग्रेस के पास बात करने के लिए कोई हकीकी मुद्दा नहीं है। इन लोगों को झूठ बोलना बंद करना चाहिए क्योंकि आवाम बेवकूफ़ नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस डीएमके के खुद को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि तमिलनाडु की सकाफत के सिर्फ वही महाफिज हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। Tamil Nadu, I understand that DMK and Congress have no real agenda to talk about, but they should control their lives because people are not foolish. Congress and DMK keep showing themselves to be the only protectors of Tamil culture, but the fact suggests something else. Let me take you back. In the year 2011, UPA was in power in Delhi. DMK had big ministries in the center. The same UPA government banned Jallikattu. One UPA leader described Jallikattu as a barbaric practice. Really? Is that the word you use for something that is part of Tamil culture for centuries? Barbaric practice? In 2016, the Tamil Nadu Congress manifesto called for a ban on Jallikattu. Congress and DMK should be ashamed of themselves. In 2016-2017, the common people of Tamil Nadu wanted a solution and wanted Jallikattu to continue. I could sense their pain. Our government then cleared an ordinance brought by the AIDMK government in Tamil Nadu, which इनकम टैक्स के अफसरान ने जुमे के रोज डीएमके के सदर एमके स्टालिन
की बेटी और दामाद की रिहायशगाह पर छापे मारे। महकमा इनकम टैक्स के जराये ने बताया कि 25 से ज्यादा अफसरान तमिलनाडु में सेंथामुरे नीला निगराई की रिहायशगाह, दफ्तर और रियल एस्टेट फर्म पर छापे मारे जो जारी हैं अभी भी। छापे के दौरान मरकजी नीम फौजी दस्तों के एहलकार भी तैनात किए गए। इनकम टैक्स अफसरान ने स्टालिन के दामाद सुब्रेसन से मुतालिक लोगों के ठिकानों, डीएमके की आईटी यूनिट के मेंबर कार्तिक मोहन और जी सुक्वेर बाला के ठिकानों पर भी छापे मारे। साथ ही महकमा इनकम टैक्स ने अन्ना नगर से डीएमके के रुकन असेंबली एमके मोहन की रिहायशगाह पर छापे मारे। डीएमके ने सेंथामुरे की रिहायशगाह पर छापे मारे जाने की सख्त मजम्मत की है। डीएमके ने कहा कि ये छापे मरकज की भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत की जानिब से सियासत से मुतासिर होकर मारे जा रहे हैं। स्टालिन ने इन छापों के ताल्लुक से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मुझे चेन्नई में वाक़ मेरी बेटी के घर पर छापे मारे जाने की इत्तला मिली है। आर्यावुलर इलाके में इंतखाबी तशहीर कर रहे स्टालिन ने कहा कि वो इन छापों से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत AIADMK की हुकूमत को बचा रही है। मैं मोदी से कहना चाहता हूं कि DMK है, ये ना भूलिए कि मैं कलिंगर का बेटा हूं। जुनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में काकापुरा इलाके के गुत महल्ले में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान दौरान शब छिड़ने वाले तसादुम में 3 जंगजू हलाक हुए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि गुज़िश्ता रोज़ नौगाम हमले के बाद एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर और पुलवामा में पुलिस ने पुलवामा से अशफाक अहमद नामी एक जंगजू आनत को गिरफ्तार किया, जिसके इंकशाफ पर मजीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद फौज, CRPF और पुलिस की एक मुश्तरका टीम ने काकापुरे के गुत महल्ले को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान रात के 4:30 बजे जंगजुओं ने फायरिंग करके मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। असमत दरी के इल्जाम में गुज़िश्ता 26 माह से जेल में कैद एक शख्स ने अब राहत की सांस ली है, क्योंकि मुतासिरा के बच्चे का DNA टेस्ट कराए जाने के बाद इंकशाफ हुआ है कि उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। मुतासिरा के बच्चे का DNA टेस्ट कराया गया, जिसके नतीजे में मालूम हुआ कि जेल में कैद शख्स बच्चे का बाप नहीं है। अमित नामी यह शख्स फरीदाबाद में मुलाजिमत करता था और जुलाई 2018 में वो अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए गाँव आया था। 7 माह बाद फरवरी 2019 में पुलिस ने उसे तलब किया और उसे लड़की के साथ असमत दरी का कसूरवार करार दिया। अमित की मां और उसकी भाभी को पहले ही तहवील में ले लिया गया था। जब अमित वहां गया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमित के वालिद सज्जन सिंह ने मीडिया को बताया कि एक अराजी के टुकड़े के हवाले से पूरा जाल बिछाया गया था। अमित पर असमत दरी और पॉक्सो एक्ट की दफात के तहत इल्जाम आयद किए गए। जब उसके बड़े भाई चंद्रशेखर पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। छोटे भाई सुनील और एक दूर के रिश्तेदार के साथ चंद्रशेखर पर बारला पुलिस स्टेशन में मुजरिमाना धमकियों और घर में जबरदस्ती दाखिले का मुकदमा दर्ज किया गया। चंद्रशेखर को जमानत मिल गई और बाद में सुनील और तेक्शन के नाम भी चार्जशीट से हटा दिए गए। उनके खिलाफ सबूत मौजूद नहीं थे। ताहम अमित अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद रहा। अमित के वकील हरिओम वार्ष्णे ने कहा कि उन्होंने अदालत के सामने मुतासिरा के बच्चे का DNA टेस्ट कराने की दरखास्त की, ताकि मालूम किया जा सके कि अमित ने क्या वाकई इसके साथ असमत दरी की है, जिसकी वजह से वो लड़की हामिला हुई। पिछले साल मार्च 2020 में अमित और बच्चे के नमूने लिए गए थे। गुज़िश्ता माह सामने आई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि अमित उस बच्चे का बाप नहीं है। अमित के वकील ने कहा कि उनका अगला कदम अपने मौकिल को उन तमाम इल्जामात से बरी कराने का होगा जिनकी बिना पर उसे हिरासत में लिया गया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।